भाई जितने भी लोग सोशल मीडिया से थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते होंगे ना, उन्हें सौरभ जोशी का नाम तो जरूर मालूम हुआ। नाम ही नहीं, नाम के साथ साथ चेहरा, लाइफ स्टाइल, करते क्या है क्या नहीं करते हैं, कैसे जमीनी स्तर से उठकर यहां तक पहुंचे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज आप लोग जानने की कोशिश भी करते होंगे जिन लोगों को नहीं मालूम है। तो चलिए आज बात करते हैं सौरभ जोशी की, क्योंकि मैंने भी कुछ दिनों से उनका ब्लॉग लगातार देखना शुरू किया था। तो इसके बाद जब मुझे इस चीज के लिए दिलचस्पी बढ़ी तो मैंने गूगल पर जाकर सर्च करना, इसके बाद फिर ट्विटर पर भी ग्रोक एआई है, उसके माध्यम से भी मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की। एक दो वीडियो दूसरे चैनल वालों की देखी जिन्होंने उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया था। ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद और जानने के बाद मुझे जो मोटिवेशन मिला, जो चीज, जो आग दिल में लगी, इसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा है कि एक कारपेंटर का लड़का इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर कैसे बना, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में रिसर्च कर चुका हूं मैं, लेकिन अभी चलिए एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। आपको स्टोरी ये दिलचस्प लगनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हम छोड़कर भी चलते हैं ना, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो चलिए हम लोग सौरभ जोशी की स्टार्टिंग जर्नी से शुरुआत करते हैं। तो भाई सौरभ जोशी की जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जन्म तिथि जो है ना, मतलब ग्रो के आई के हिसाब से जब हमने सर्च किया तो शायद 8 सितंबर 1999 की जन्म तिथि है। हालांकि मैंने एक स्क्रिप्टिंग जो है ना तैयार किया था, लेकिन अभी मैं कुछ लेकर के बैठा नहीं हूँ। मैंने जो भी रिसर्च किया, इसके बाद जो पढ़ा, जो जानकारी इकट्ठा की, उसके हिसाब से मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मोटिवेशनल लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है। तो जिस समय सौरभ जोशी का जन्म हुआ 8 सितंबर 1999 के आसपास, उस समय या उसके बाद तक भी सौरभ जोशी के जो पिता थे हरेंद्र जोशी जी, वो एक कारपेंटर थे। बढ़ई का काम करके परिवार की जो भी जरूरतें थी भाई, वो पूरी करते थे। और उनकी माता जी जो हेमा जोशी है, वो एक हाउस वाइफ थी। उनको भी जो भाई एक गृहिणी महिला का जो भी कार्य होता है, हालांकि क्षमा चाहूंगा लाइट चली गई है, लेकिन अब मैं एक चीज बोलना शुरू किया हूं तो बोलते रहूंगा। तो उनकी माँ जो थी ना, वो एक गृहिणी थी, और एक मिडिल क्लास या उससे भी थोड़ा सा निचले स्तर पर रहने वाला मतलब परिवार, किसी भी तरह से परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा रहा था, किसी तरह से घर गृहस्थी ना जो है ना वो चल रही थी। और धीरे धीरे अगर हम सौरभ जोशी के बचपने में थोड़ा सा आगे बढ़े, तो उस समय तक उनकी फैमिली की बात करें, जो भी आज तक उनकी फैमिली एक्टिव है, मतलब एक साथ रहते हैं, तो सौरभ जोशी, उनका छोटा भाई पीयूष, उनके दो कजिन्स साहिल और कुणाली, इसके बाद उनके चाचा चाची, इतनी फैमिली थी और अभी भी है। अब इसके बाद सौरभ जोशी की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सौरभ जोशी का मतलब पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का जो पढ़ाई की जर्नी थी ना, उस बीच में 5 बार सौरभ जोशी को स्कूल बदलना पड़ा। अब स्कूल बदलने का कारण ये नहीं था कि मतलब पैसे वाले हैं या ऐसे हैं तो मतलब स्कूल बदलते हैं, इसमें अच्छी पढ़ाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मतलब स्कूल तो बदलने ही पड़ते हैं एक लेवल के बाद, वो भी कारण था। और दूसरी बात यह कि उनके परिवार को, उनके पिताजी को जब भी काम काज की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था, जब वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना शहर और रहन सहन बदलते थे, तो इस हिसाब से स्कूल भी बदल जाता था। इसी दौरान धीरे धीरे सौरभ जोशी की पढ़ाई जो है 12वीं 10वीं तक हुई। इसके बाद हिसार जाकर हरियाणा में उन्होंने 12वीं की परीक्षा कंप्लीट की। इसके बाद दिल्ली में एक कोई कॉलेज था, उसमें से कोई अच्छी सी मतलब डिग्री, मुझे नाम नहीं है उस चीज के लिए, उस कोचिंग में उन्होंने मतलब टेस्ट दिया, लेकिन वहां पर टेस्ट जो है ना वो निकल नहीं पाया उनका। वो टेस्ट नहीं निकल पाने के कारण उनको थोड़ी सी उदासीनता हुई। उस बीच उसके पहले जो सौरभ जोशी की 10-12 साल की पढ़ाई चली थी ना, उसी बीच में सौरभ जोशी को स्केचिंग से, पेंसिल और आर्ट वार्ट से इस सबसे बड़ा लगाव हो गया था। अच्छे अच्छे लोगों के मतलब तस्वीरें अपने हाथ से बना देते थे, जिसको हम लोग स्केचिंग कहते हैं या ड्राइंग कहते हैं। तो उस चीज में सौरभ जोशी एकदम माहिर हो चुके थे। इसके बाद जब उस कोचिंग का रिजल्ट खराब आया, जिससे सौरभ जोशी का उस कोचिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बाद जब वो वापस निराश होकर घर लौटे, तो उनका छोटा भाई पीयूष जो था और साहिल था, कजिन्स, उन लोगों ने कुछ प्लान बनाया कि चलो भाई मतलब कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करना है, लेकिन तब तक हम लोग क्या करते हैं कि स्केचिंग जो है, हमारे पास एक आर्ट है, इसको इस्तेमाल करते हैं, एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और अपनी कला को यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने 2015 में शायद एक यूट्यूब चैनल बनाया। इसके बाद उस पर स्केच के वीडियोज, स्केच के ड्राइंग्स और लोगों के सिखाने का तरीका भी उस पर वीडियो के माध्यम से
बना बना करके शेयर करना शुरू किया। शुरुआत में व्यूज उस चैनल पे अच्छे खासे आते नहीं थे, 100 200 50 व्यूज, लेकिन उन लोगों ने अपनी जर्नी को धीरे धीरे स्टार्ट ही रखा। लेकिन धीरे धीरे जब भाई मेहनत करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट उसका आता ही है। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनका चैनल बूस्ट हुआ और उस पर अच्छे खासे व्यूज आने लगे। इसके बाद धीरे धीरे 2017 के आसपास उस चैनल की अच्छी खासी रीच बढ़ी। सिल्वर प्ले बटन भी मिला। सौरभ जोशी आर्ट के नाम से जो चैनल आज भी एक्टिव है, उस चैनल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ब्लॉगिंग का चैनल तो शायद उस बंदे ने 2019 में बनाया था। लेकिन जब यूट्यूब की दुनिया में उनको एक छोटा सा कैरियर जैसा महसूस होने लगा, थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगी और यूट्यूब पर काम करके उनको जो नाम वाम थोड़ा सा कमाने का मौका मिला, लोग पहचानने लगे, तो सौरभ जोशी और उनके जो भी कजिन्स थे, उनके भाई, उनके छोटे भाई, सभी लोगों को थोड़ा सा यूट्यूब पे दिलचस्पी बढ़ी। इसके बाद यूट्यूब पर उन्हें कैरियर नजर आया। फिर उन्होंने 2019 में सौरभ जोशी ब्लॉग्स के नाम से एक चैनल स्टार्ट किया, जिस पर एकदम रियलिटी जीवन की, मतलब कोई फिल्टर नहीं, जो हो रहा है वो हो रहा है, उस जीवन को उन्होंने रोज रोज जोड़कर ब्लॉगिंग के रूप में शेयर करना शुरू किया। लेकिन जब ये ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया गया ना, तो उस पर भी स्ट्रगल तो था। ऐसा नहीं था कि सौरभ जोशी आर्ट के नाम से चैनल चालू है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ या पहले ही दिन से मतलब वीडियो वायरल होने लगी अच्छी खास, ऐसा कुछ नहीं था। उस चैनल पर भी स्ट्रगल करना पड़ा। इस बंदे की मेहनत देखो। स्ट्रगल करते हुए धीरे धीरे उस चैनल को भी 1 साल तक ग्रो किया गया। धीरे धीरे 2020 आया, लॉकडाउन आ गया। पूरी तरह से देश दुनिया के काम धंधे या एंटरटेनमेंट सभी ठप हो गए। उस समय सौरभ जोशी हल्द्वानी में रहा करते थे, जहां पर उनकी पैदाइशी थी। पहाड़ी इलाके थे। तो उस समय सौरभ जोशी ने लॉकडाउन के बाद से मतलब कोई चैलेंज ब्लॉगिंग चैनल पर दिया कि भाई आज से हम शुरू कर रहे हैं 365 दिन में 365 ब्लॉग, यानी कि एक दिन भी गैप नहीं होगा और 1 साल तक हम लोग जिस भी चीज को करेंगे अपनी जीवन में, जो भी रूटीन रहेगा, जो भी घटना घटेगी, उसको हम लोग शेयर करेंगे ब्लॉगिंग के माध्यम से। ये चैलेंज और ये सीरीज जो है ना, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। और 365 दिन में 365 ब्लॉग वाला जो जब सीरीज शुरू हुआ ना, तो पहली दूसरी वीडियो हो उनकी वायरल हो गई। लोगों ने पसंद करना शुरू किया। धीरे धीरे करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हो गए। अच्छा खासा नाम कमाया। धीरे धीरे उस चैनल पे भी सिल्वर प्ले बटन, इसके बाद गोल्डन प्ले बटन, अब तो डायमंड प्ले बटन भी उनके पास हो गया है उस ब्लॉगिंग चैनल पर भी। इसके बाद उनकी यूट्यूब दुनिया में ना, यूट्यूब की दुनिया में, ब्लॉगिंग की दुनिया में धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही सौरभ जोशी बादशाह बन गए। इसके बाद उनके फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, उनके भाई भाई, पीयूष के नाम से गेमिंग चैनल, इसके बाद साहिल का ब्लॉग चैनल, मतलब मिला जुला कर सौरभ जोशी आर्ट, सौरभ जोशी ब्लॉग, सौरभ जोशी शॉर्ट्स, धीरे धीरे करके 8-10 चैनल उनकी फैमिली मेंबर्स में हैं, जिनको वे लोग मेंटेन करते हैं। इसके बाद फेसबुक पर भी उनके अकाउंट्स हैं। जो भी यूट्यूब पर चैनल है, उनके कॉपीज जो है ना, वो फेसबुक पर ही हैं। एकदम अच्छी खासी उन पर भी अर्निंग हो रही है। और इस समय सौरभ जोशी को ब्लॉगिंग का बादशाह कहा जाता है। इंडिया में सबसे बड़े ब्लॉगर वही हैं। इसके बाद उस लड़के ने, जिसकी मतलब आर्थिक स्थिति बचपन में सही नहीं थी, उनके पिताजी भाई कारपेंटर का काम करके परिवार की जरूरतों को किसी तरह से पूरा करते थे। धीरे धीरे उनकी लाइफ बदलती गई। उस बंदे के आइडिया ने आज पूरे परिवार की लाइफ बदल के रख दी है। उनके पास अच्छी खासी गाड़ियां, बंगले, अच्छा खासा नाम, दौलत, शोहरत, वैसा कोई भी चीज ऐसा नहीं है। जीवन की कोई भी सुख सुविधा जो है ना, उनके कदम चूम रही है। प्राइवेट जेट में चलना, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमना। इंडिया के सबसे महंगे होटल जयपुर में क्या है, जय कोई पैलेस वैलेस भी भाई, एक सौरभ नामा का सीरीज चल रहा है ना, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे। मतलब मिला जुला कर उस बंदे ने अपने एक छोटे से आइडिया को लेकर अपनी लगन और अपनी मेहनत को जारी रखते हुए एक ऐसा मुकाम खड़ा कर दिया ना, जो आज के युवा या हर किसी बंदे को सोचकर, इस कहानी को जानकर मोटिवेट होना चाहिए कि भाई आपके पास अगर अच्छा आइडिया है तो आप एक छोटे से लेवल से भी स्टार्ट करके और धैर्य और मेहनत रख के ईमानदारी से काम करेंगे तो एक दिन अच्छे मुकाम पर जरूर जाएंगे। ये तो है। इसके बाद हम सौरभ जोशी की एक और अच्छाई बताना चाहते हैं जो मुझे पसंद है। बाकी हो सकता है भाई उनके कुछ हेटर्स भी होंगे, तो मुझसे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उनके ऊपर कुछ, उनके हेटर्स के ऊपर भी भाई कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनको जो अच्छा लगता है वो लोग बोलते हैं, वो लोग उसी में खुश रहें। लेकिन मैं एक चीज ये देखता हूं कि जब से ब्लॉगिंग की दुनिया में मतलब उन्होंने कदम रखा होगा, क्योंकि भाई आर्ट्स वाला चैनल पे तो मैं ज्यादा वीडियो देखा नहीं हूं, तो सौरभ जोशी ने जब से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, वो तब से उनके जीवन को सभी लोग नजदीक से देख रहे होंगे ब्लॉगिंग के माध्यम से। लेकिन बंदे के लाइफ में
जो हो रहा है रील में और रियल में सब कुछ सेम है, कुछ छुपाना नहीं। और दूसरी बात है कि सादगी है पूरे परिवार के अंदर, कोई एटीट्यूड जैसा कुछ चीज नहीं है। और उन बंदों के पास दौलत, चैनल, नाम, शोहरत जो भी है, उन लोगों को एक साइड में रखते हुए एक साइड में मैं उनकी फैमिली को रखता हूं, तो सब कुछ बराबर है। क्योंकि इतने बड़े परिवार में, यानी कि मतलब मिला जुला कर चार लड़के, हाँ चार लड़के, इसके बाद चार पांच बड़े गार्जियंस, उनके जो भी फैमिली है, सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। भाई हो सकता है जहां पर चार लोग हैं थोड़े बहुत मनमुटाव होता हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो देखने को लगता है ना, तो ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब वो फैमिली आपस में एक दूसरे से कोई भी ईर्ष्या रखती हो। मतलब एकदम खुश रहते हैं भाई, बिंदास, कोई मोह माया नहीं, मतलब किसी एक दूसरे के प्रति कि ये बंदा क्या कर रहा है या मुझे इसके प्रति क्या करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे अच्छा तो यही मुझे लगता है उनका, जो भी मतलब उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है, वो साइड में रखते हुए एक चीज रखते देखते हैं कि उन्होंने एक अच्छी फैमिली, अच्छा कॉम्बिनेशन मतलब हासिल किया है, जिससे ना उनकी खुशियों में चार चांद लग जाती है। तो भाई सौरभ जोशी के बारे में मैं जितना बोलता रहूं ना उतना कम है, इसके लिए मैं धीरे धीरे एंडिंग की ओर चलता हूं। तो सौरभ जोशी से भाई हम हमें एक चीज तो ये सीखनी चाहिए कि मतलब हर परिवार में किसी किसी परिवार में एक बंदा ऐसा निकलता है जो उछलता है, छलांग लगाता है और पूरी परिवार की किस्मत बदल के रख देता है। तो सबसे पहले तो सौरभ जोशी भी परिवार में वही बंदा है जो मतलब उछाल मारता है। और इसके बाद पूरी फैमिली जो है उनकी ना, उनका सपोर्ट करती है, ये भी एक अच्छी बात है। सौरभ जोशी से हमें ये सीखना चाहिए कि आपके पास अगर अच्छे आइडिया, अच्छी विचारधारा और धैर्य रखने की क्षमता है, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो भाई कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने यदि यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मतलब सौरभ जोशी को पसंद किया, मेरी आवाज को पसंद किया। इसके बाद क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया था थोड़े टाइम के बाद लाइट कट गई थी, तो इसके बाद वीडियो की क्वालिटी एकदम बदल सी गई थी। लेकिन मुझे मतलब वो कहानी इतनी अच्छी लगी थी, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि मैंने एक स्क्रिप्ट भी तैयार किया था, मतलब मोबाइल में उधर रखा हूँ, लेकिन मुझे वो बोलना अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि भाई जब उस बंदे की कहानी मुझे दिल से पसंद है, तो फिर स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है। और मैंने जो ये लगभग 12-13 मिनट तक ऑन द स्पॉट एकदम फर्राटेदार बोला है, इसको देखकर आपको लगता भी नहीं होगा कि बंदे को स्क्रिप्ट की जरूरत है, क्योंकि मतलब ये कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो हमें दिल से पसंद होती हैं। तो आज तक मतलब आज इतना मैंने जो सौरभ जोशी के लोग लिए बोला, वो मैंने दिल से बोला और मुझे सच में पसंद है। बाकी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगती है, सौरभ जोशी का ब्लॉग, सौरभ जोशी का चैनल, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी लगती है, हमारे चैनल में कमेंट करके बताइए, उनको भी कमेंट कीजिए। और तो और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अगर हमारे आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं ये वीडियो तो अच्छी बात है, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई प्लीज मेरे बायो में प्रोफाइल पे सबसे ऊपर ही जाएंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है ना, वहां से जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को भी थोड़ा सा सहयोग करें। कम से कम 2-4 वीडियो वहां पर जाकर जरूर देखें और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा भी जो यूट्यूब चैनल है ना वो लगभग मोनेटाइज होने के नजदीक में है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स तो भाई 1000 ही चाहिए, वो पूरे हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम जो है ना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप लोग अगर चाहेंगे 2-2 4-4 वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे ना, तो मेरा वो भी यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी मेरा फेसबुक प्रोफाइल जो है ना पूरी तरह से मोनेटाइज है। तो इतना प्यार देने के लिए फेसबुक पर जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।